Hello BPSC team, welcome back to the 30 days exam focus series. In this series, we are covering the most important topics of all subjects from an exam point of view in a quick and easy manner. आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस में टॉपिक नंबर 4 बिहार स्पेसिफिक साइंस एंड एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेटेड स्टडीज। तो सिंपल सी बात यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन फार्मिंग पर डिपेंड करती है। इसी वजह से जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है बिहार में, उसका मेन फोकस एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन बढ़े, कॉस्ट कम हो और फार्मिंग सस्टेनेबल बने। अब इसी को हम सिस्टेमेटिकली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर साइंस एप्लीकेशन की। बिहार में एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने के लिए काफ़ी इनोवेशंस किए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है नैनो फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सुबौर ने कुछ एडवांस्ड फर्टिलाइजर्स डेवलप किए हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजर्स में क्या होता है। ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है और एनवायरनमेंट को डैमेज भी होता है। लेकिन नैनो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? कम क्वांटिटी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव, न्यूट्रिएंट लॉस कम, सॉइल हेल्थ बेटर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोजेल। अब ये हाइड्रोजेल क्या करता है? तो सॉइल में पानी को होल्ड करता है। मतलब अगर ड्रॉट कंडीशन है तब भी प्लांट्स को मॉइस्चर मिलता रहेगा। और इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर फार्मिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। अब आते हैं क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर पर। आजकल क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। कभी ड्रॉट, कभी फ्लड। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बिहार में क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मेन एम है फार्मर्स को ऐसे टेक्निक्स सिखाना जो क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर सके। जैसे बेटर क्रॉप साइकिल्स, इम्प्रूव्ड सीड्स, साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स। स्पेशली ये स्मॉल और पुअर फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ सीड्स। ये थोड़ा हाईटेक लग सकता है लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ सीड्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है? तो सीड्स की एग्जैक्ट आइडेंटिटी चेक करना। इसका फ़ायदा क्या है? तो फेक सीड्स से बचाव, बेटर यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस। मतलब फार्मर को पता होगा कि वो जो सीड यूज़ कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। अब बात करते हैं जैविक कॉरिडोर स्कीम की, मींस ऑर्गेनिक कॉरिडोर। बिहार गवर्नमेंट ने गंगा रिवर के अलोंग एक जैविक कॉरिडोर स्कीम स्टार्ट की है। इसका एम है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। इसमें फार्मर्स को क्या मिलता है? तो सर्टिफिकेशन, मार्केट सपोर्ट, ट्रेनिंग। मतलब उनकी इनकम भी बढ़ेगी और एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स में सपोर्टिव है।
अब बात करते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर, फ्यूचर ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग भी डिजिटल हो रही है। आज बिहार में यूज हो रहा है ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजरी, सॉइल सेंसर्स। यहाँ पर देख लेते हैं कि सॉइल सेंसर्स क्या करते हैं। ये बताते हैं कितना पानी देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है, मतलब गैस वर्क खत्म, प्योर साइंटिफिक फार्मिंग। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के स्पेशल क्रॉप्स की। लीची मुजफ्फरपुर में होती है। मुजफ्फरपुर की लीची वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची काफ़ी रिसर्च कर रहा है। जैसे फ्रूट बैगिंग मीन्स प्रोटेक्शन, पेस्ट कंट्रोल, सनबर्न से बचाव, मतलब क्वालिटी भी इम्प्रूव और प्रोडक्शन भी। नेक्स्ट बात करते हैं सिल्क इंडस्ट्री, भागलपुर, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। तो भागलपुर को सिल्क सिटी, जैसे मैंने बताया, कहा जाता है। यहाँ पर तसर सिल्क फेमस है। इस सेक्टर को सपोर्ट करता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। फार्मर्स को ट्रेनिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मखाना डेवलपमेंट की। मखाना एक यूनिक क्रॉप है बिहार का। इसको GI टैग मिला हुआ है, मतलब इसका जोग्राफिकल आइडेंटिटी फिक्स हो चुका है। ये एक्सपोर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट बन रहा है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज। बिहार में एक सीरियस प्रॉब्लम है आर्सेनिक कंटामिनेशन। ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक होने की वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए सरफेस वाटर यूज प्रमोट हो रहा है और सॉइल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इन द इंडो-गैंगटिक प्लेन। नेक्स्ट बात करते हैं ICT इन एग्रीकल्चर। आज फार्मर्स मोबाइल से सब कुछ चेक कर रहे हैं, लाइक वेदर अपडेट, मार्केट प्राइस, फार्मिंग टेक्निक्स। एप्स और प्लेटफॉर्म्स जैसे eNAM उनको डायरेक्ट मार्केट से कनेक्ट करते हैं। GM क्रॉप्स स्टैंड्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर बिहार का अप्रोच कॉशियस है। गवर्नमेंट तब तक अलाउ नहीं करती जब तक सेफ्टी कंफर्म ना हो। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी पॉलिसीज 2024 टू 2026। अब थोड़ा रीसेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। बिहार IT पॉलिसी 2024। एम है बिहार को IT हब बनाना। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। नेक्स्ट, GCC पॉलिसी मीन्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी 2026, ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करना और बिहार को टेक हब बनाना ईस्टर्न इंडिया में। नेक्स्ट, डिजिटल एग्रीकल्चर एंड अवार्ड्स।
बिहार कृषि ऐप को डिजीटैक अवार्ड मिला है। मतलब बिहार एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ फास्ट मूव कर रहा है। ये याद रखना है आपको, गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 टू 2028, बजट 1.62 लाख करोड़, फोकस क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग, डिजिटल सॉइल टेस्टिंग और एडवांस्ड सीड्स पर। तो ओवरऑल अगर एक लाइन में इसको हम समझे तो बिहार ग्रेजुअली ट्रेडिशनल फार्मिंग से मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू बिहार का कोर फोकस। Now let's move forward and talk about another very important dimension, energy and environment in Bihar. Renewable push. देखिए, आज के टाइम में डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो गई है और बिहार ग्रेजुअली इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 की। इस पॉलिसी के अंडर स्टेट ने एक मैसिव टारगेट सेट किया है, नियरली 24 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने का बाय 2030। गीगावाट का मतलब होता है एक बड़ा यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को मेजर करता है। अब इस पॉलिसी की खास बात सिर्फ इसका टारगेट नहीं है, बल्कि इसका अप्रोच भी है। गवर्नमेंट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है, जैसे फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स, पोन्ड्स और डैम्स के ऊपर, और एग्री वॉलेटिक सोलर सिस्टम्स, मतलब सेम लैंड पर फार्मिंग भी होगी और सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं, एक ही लैंड का डबल यूज। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स की। अब पावर सेक्टर की बात करें तो बिहार ने यहाँ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बिहार आज के टाइम में स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स टेक्नोलॉजी में एक नेशनल टॉर्च बेयरर बन चुका है। रिसेंटली स्टेट को टॉप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स भी मिले हैं इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसका फ़ायदा क्या है? तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूजेस पता चलता है, बिलिंग इश्यूज ख़त्म और एनर्जी मैनेजमेंट बेटर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की। अब एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव देखते हैं, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो पटना में लोकेटेड है, एक यूनिक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। इसका मेन फोकस है एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन की कंजर्वेशन पर, जो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि साइंस का यूज सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी हो रहा है। अब बिहार रिसर्च और इनोवेशन सेक्टर में भी फास्ट ग्रोथ कर रहा है, तो देख लेते हैं एडवांस्ड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एमओयूज साइन किए हैं, एक मेगा एआई कोर ऑफ इंजीनियरिंग और एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
इस्टेब्लिश करने के लिए एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में। इसका एम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना, इनोवेशन बढ़ाना और हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करना। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च पार्क एट आईआईटी पटना की। इसके साथ ही आईआईटी पटना में एक रिसर्च पार्क भी इस्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रिज क्रिएट करना बिटवीन एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब जो रिसर्च लैब्स में हो रहा है वो डायरेक्टली इंडस्ट्री तक पहुंच सके और वही रियल डेवलपमेंट होता है। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। तो अगर ओवरऑल देखें तो बिहार अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहा। स्टेट रैपिडली इंटीग्रेट कर रहा है। कहाँ कहाँ पर? तो एडवांस्ड डिजिटल फ्रेमवर्क्स, क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। हाई टेक पॉलिसीज जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को ग्रास रूट्स इनोवेशन जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स और स्मार्ट फार्मिंग के साथ कंबाइन करके बिहार एक नए फेज में एंटर कर रहा है और साथ ही एक ऐसा फेज जहां डेवलपमेंट फास्ट भी हो रही है और सस्टेनेबल भी। और फाइनल लाइन याद रखना है आपको एग्जाम के लिए, बिहार इज ट्रांजिशनिंग from a purely agrarian economy to a sustainable tech driven growth model। तो चलिए अब जल्दी से समरी टेबल देख लेते हैं क्विक रिवीजन के लिए। सबसे पहले सेक्टर, फिर की एप्लीकेशन की बात करेंगे और पॉलिसी की। एमर्जिंग सेक्टर, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, आईटी पॉलिसी 2024, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, बिहार कृषि ऐप गोल्ड अवार्ड 2025 और फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप। नेक्स्ट एनवायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स और DNA फिंगरप्रिंटिंग ऑफ सीड्स। अब बात कर लेते हैं MCQs की। नंबर 1, द फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार विच एम्फसिस क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजी कवर्स विच टाइम पीरियड? 2021 to 2026, 2023 to 2028, 2024 to 2029, 2022 to 2027. Next, number 2, which revolutionary policy was approved by the Bihar cabinet in early 2026 to position the state as a high-tech manufacturing hub? Bihar Drone Manufacturing Policy 2026, Bihar AI Governance Policy 2026, Bihar Semiconductor Policy 2026, Bihar Green Hydrogen Policy 2026. Number 3, the Bihar Agriculture University Sabor has developed and patented which nanotechnology based product to reduce nutrient requirements by 40%? Nano zinc sulfate, multi-nutrient nano clay polymer composite, nano potash liquid, bio nano fuel. Number 4, Bihar recently won a gold award at the Government Digitech Awards 2025 for which mobile application? Bihar Krishi app, Bihar Vigyan app, Bihar E-Mandi, Digital Bihar Farmer. Number 5,
Under the new Bihar Semiconductor Policy 2026, what is the special land allotment rate offered to projects for every rupees 100 crore of investment? Rupees 1000 per acre, rupees 5000 per acre, rupees 1 per acre token rate, 50% discount on market rate. Next, number 6. Which Bihar city, known as the Lychee City, is home to the ICAR National Research Center on Lychee, NRCL? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना. Number 7. Bihar is considered a national leader in which specific digital energy technology, having successfully implemented it state-wise? Smart prepaid meters, solar pumping sets, smart street lighting, biomass gasification. Number 8. What is the primary purpose of the DNA fingerprinting program initiated by the Bihar government for maize and paddy? To find the ancestral origins of the crops, to identify and verify high quality hybrid seeds for yield and pest resilience, to patent local farmer bred varieties for export only, to replace all organic seeds with genetically modified ones. Number 9. The NDRC, a major scientific conservation project, is located in which city of Bihar? Bhagalpur, Munger, Patna, Buxar. Number 10. Which sector is the primary focus of the Bee Hub associated with the Bihar IT Policy 2024? Traditional handloom, heavy steel manufacturing, startups and innovation, ऑर्गेनिक डायरी फार्मिंग. अब देखते हैं टॉपिक नंबर 5, इंटीग्रेटेड स्टडी. अब बात करते हैं बिहार की सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फेवरेट रिवर कोसी रिवर की, जिसे सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है. सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसको सोरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है. देखिए, कोसी रिवर का ओरिजिन हिमालय के रीजन से होता है, मेनली तिब्बत और नेपाल साइड से, और फिर ये बिहार में एंटर करके गंगा रिवर में जाकर मिल जाती हैं. अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है. ये रिवर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट यानी कि सिल्ट, जिसको गाद भी कहते हैं, लेकर आती है. जब इतना ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट होता है तो धीरे धीरे रिवर का बेड ऊपर उठने लगता है, और जब रिवर बेड ऊपर उठता है तो पानी अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाता. रिजल्ट क्या होता है? रिवर अपना पाथ चेंज कर लेती हैं, यानी कि कोर्स शिफ्ट कर लेती हैं. इसी वजह से कोसी रिवर को अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है. ये कब किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी ये एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है. और जब रिवर अपना कोर्स चेंज करती है तो मैसिव फ्लडिंग होती है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है और लोगों को डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है. इसी रिपीटेड फ्लड और डिस्ट्रक्शन की वजह से इसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है. अब क्वेश्चन आता है, क्या गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिए हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है कोसी प्रोजेक्ट. तो देखते हैं कोसी प्रोजेक्ट. ये एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है जिसका एम है फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन.
इसके अंडर एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं, कैनल डेवलपमेंट किए गए हैं ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके और एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिले। इसके अलावा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में कोसी हाइडल पावर स्टेशन भी इस्टेब्लिश किया गया है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बिहार में और भी कुछ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ईस्टर्न गंडक कैनल प्रोजेक्ट और अग्नूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो इरिगेशन और एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। अग्नूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये अरवल डिस्ट्रिक्ट में है, इसे याद रखिए। और गंडक कैनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वेस्ट चंपारण में। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। कोसी रिवर को कम्प्लीटली कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे वाटर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है और सेडिमेंट लोड भी एक्सट्रीम लेवल पर होता है। इसी वजह से चाहे कितने भी प्रोजेक्ट्स बना लिए जाएं, फ्लड रिस्क कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं होता। इसलिए एक्सपर्ट्स इसे कंट्रोल्ड थ्रेट भी कहते हैं, मतलब कंट्रोल किया गया है लेकिन खतरा अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स लिस्टेड इन एरिया। कोसी प्रोजेक्ट मल्टीपर्पस फ्लड इरिगेशन पावर के लिए। नेक्स्ट कोसी हाइडल पावर स्टेशन स्पेसिफिकली इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट ईस्टर्न गंडक कैनाल इन वेस्ट चंपारण। नेक्स्ट अग्नौर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, अग्नूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरवल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट दहलाबाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। Number 1. Which river is traditionally known as the Sorrow of Bihar due to its frequent course changes and devastating floods? Ganga, Kosi, Gandak, Son. Number 2. The Kosi Barrage, a key component of the Kosi project for flood control and irrigation, is located near the border of Bihar and which country? Bhutan, Bangladesh, Nepal, China. Number 3. In which district of Bihar is the Eastern Gandak Canal hydroelectric project located? West Champaran, Rohtas, Supaul, Arwal. Number 4. What is the primary geographical reason the Kosi River frequently changes its course? High velocity in the plains, lack of natural embankments, heavy load of coarse prehistoric silt and sediments, frequent earthquakes in the Tarai region. Next, number 5. The Agnur hydroelectric project is situated in which of the following districts? Aurangabad, Arwal, Rohtas, Bhojpur. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. तो बीपीएससी टीम, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with more important topics. Till then, keep learning, keep practicing, and stay focused. Thank you so much for watching.